हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो एक बात समझिएगा, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सच एज एसएससी, बैंकिंग, कैट, जीमैट, जीआरई और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर उन लोगों के लिए भी जो कोई भी यहाँ पे अंग्रेजी सीखने आया है, तो एक बात समझिएगा, ईडियम एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे और सब्सिक्वेंट वीडियोस में इसके आगे के ईडियम्स हम फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, ईडियम्स हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं। चलिए एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में तो ये रेगुलरली पूछे जाते ही हैं, और ये पूछे जाने का दो तरीके होते हैं। या तो ये डायरेक्टली आपके पास लिखा हुआ आएगा और इसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, या फिर ये आपके रीडिंग पैसेज का हिस्सा होगा और आपको इसका मीनिंग इन्फर करके बताना होगा। ये बात समझिएगा, ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के तरीके से भी और पैसेज के तरीके से भी। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं, एक बात समझिएगा, अपनी बात को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, अपनी बात को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से बताने के लिए हम ईडियम एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो समझिए, अगर आपका कोई नुकसान हो गया है या फिर एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए और आप बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हैं इस बात को लेकर और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई क्या हो गया ये, तो वहाँ पे आप घर वालों को बोलेंगे क्या कि भैया एग्ज़ाम में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। तो अगर घर वाले आपको दिलासा देने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक बात समझिएगा, ये हमारा पहला ईडियम है आज का, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम होने के बाद उसका पछतावा करके कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए अब यहीं से अपने दूसरे ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास ईडियम है अ हॉट पोटैटो। क्या है, अ हॉट पोटैटो। तो चलो इसे ऐसे समझते हैं, समझिए आपके हाथ में गर्मा गर्म आलू है, क्या आप उसे उबले हुए आलू को ऐसे पकड़ सकते हो? नहीं, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ से एक ईडियम निकलता है अ हॉट पोटैटो। इसका क्या मतलब है, कोई ऐसी स्थिति जो संभालनी मुश्किल है, सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, अ कॉम्प्लेक्सिटी जिसको संभालना मुश्किल है। तो जिस तरीके से आलू को पकड़ना मुश्किल था, उस तरीके से उस परिस्थिति को संभालना भी मुश्किल है। तो देखो हमारे पास ईडियम क्या आया, अ हॉट पोटैटो। तो चलिए इसी तरीके से अगले ईडियम की तरफ बढ़ते हैं, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अगला ईडियम में है हमारे पास अ पेनी फॉर योर थॉट्स। तो ये बहुत अच्छा ईडियम है। तो समझिए कोई इंसान को सोच रहा है, कोई भी इंसान को सोच रहा है और उससे आपने पूछा भाई क्या सोच रहा है, तो उससे बोलने का बेहतर तरीका क्या हुआ भाई, ये बोलने से भैया भाई क्या सोच रहा है, उससे बेहतर आप क्या बोलोगे, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका मतलब है सामने वाले से पूछना कि वो इंसान क्या सोच रहा है, टू आस्क अ पर्सन व्हाट ही और शी हैज बीन थिंकिंग। तो ये कुछ ऐसी बात हो गई बोलने की कि ले भाई चवन्नी ले ले, 2-4 रुपए ले ले, लेकिन बता दे कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तो इट इज अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अगले ईडियम पे आते हैं। अगला ईडियम है हमारे पास एन आर्म एंड अ लेग। बहुत अच्छा ईडियम है, देखिएगा, एन आर्म एंड अ लेग। तो इसका क्या मतलब हुआ, एन आर्म एंड अ लेग का? तो ये बात समझिएगा, एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो समझिए अगर मैं बोलता हूं कि आपको क्या खरीदना है, किसी को समझिए कोई खरीदना है आईफोन 11, ठीक है, या कोई भी और बहुत महंगा फोन खरीदना है, तो भैया क्या बेचना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, आपके मन में सही बात आई भाई, गुर्दा बेचना पड़ेगा, किडनी बेचनी पड़ेगी। तो एन आर्म एंड अ लेग का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महंगी है भाई, जिसे खरीदने के लिए हाथ पैर गिरवी रखने पड़ जाए, वो है एन आर्म एंड अ लेग। समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव इज कॉल्ड एन आर्म एंड अ लेग। अगले ईडियम की तरफ बढ़ते हैं और अगला है एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या है अगला ईडियम, एड इंसल्ट टू इंजरी। तो देखो ये तो वो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एकदम अपने आप से रिलेट कर पाएंगे एड इंसल्ट टू इंजरी को। समझो कोई बच्चा 6 महीने, 1 साल, 2 साल से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और कोई रिश्तेदार, चाचा ही, मामी, ताई, कोई आके पूछता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तैयारी बढ़िया से चल रही है, इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा भाई, जले पे आके नमक छिड़का। जले पे नमक छिड़कने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी।
आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, जितने भी हम ईडियम करेंगे एंड में इसकी एक एक्सरसाइज ज़रूर आएगी, और वो एक्सरसाइज सारे लोग ज़रूर करें, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो वही रिवाइज हो जाने वाला है। क्लियर है ये बात? तो चलिए अगले पर आते हैं, अगले ईडियम पे। अगले ईडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो समझो ज़रा क्या हुआ कि एक लड़का है मोहन और उसकी गर्लफ्रेंड है रीटा। तो रीटा ने जैसे ही मोहन को फ़ोन किया, भाई मोहन मैं यहाँ पर हूँ, फटाफट मिलने आ जा, मोहन ने बिना सोचे समझे फटाफट मोटरसाइकिल निकाली और उससे मिलने चला गया। ये क्या करा उसने? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इंस्टेंटली विदाउट थिंकिंग। कोई भी काम जब एकदम से बिना सोचे समझे करा जाए उसको बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो कोई भी काम, समझिए आपको किसी ने कोई काम का, आपने बिना पूछे बिना सोचे समझे उस काम के लिए चल पड़े, फटाफट से भाग गए। आपके दोस्त का फोन आया, भाई लड़ाई हो गई, और अब भाग गए जल्दी से कि भाई कहाँ लड़ाई हुई, मैं आ गया। ये नहीं पूछा क्या हुआ है, ये नहीं पूछा चोट लगी नहीं लगी, आपने कहा बस में आ गया। ये क्या है? ये हुआ क्या? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो चलिए अगले ईडियम पे बढ़ते हैं। अगला ईडियम है हमारे पास बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्या है? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो समझिए जैसे बोर्ड है हमारे पास और हम सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी चीज़ की हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा। तो हमने एक चीज़ का प्लान बनाया किसी काम को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो जैसे क्या करा हमने, जैसे ये प्लान बनाया और फिर हम वो काम करने गए। हमने पहला स्टेप करा, दूसरा स्टेप करा, और वो किसी वजह से काम हमारा तीसरा स्टेप नहीं हो पाया या वो काम अनसक्सेसफुल रह गया। ध्यान सुनिएगा क्या कहा मैंने कहा वो काम अनसक्सेसफुल रह गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, जैसे ही वो अनसक्सेसफुल रहा तो हम वापसी कहाँ पर आए? हम वापसी आए उसी बोर्ड पे जहाँ हमने सारी प्लानिंग करी थी। तो इनिशियली जो हमने प्लानिंग करी उस काम को हम करने गए, वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वापसी आए प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो ये वापसी आए हैं ये होगा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो ये समझेगा ध्यान से, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब है? किसी काम को दोबारा से शुरू करना, इज कॉल्ड एज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा प्लानिंग करने आना। अगले पर आते हैं। अगला है बॉल इज इन योर कोर्ट। ये तो सबने ईडियम सुना होगा यार, बहुत कॉमन ईडियम है, एकदम से काफी सुनने को आता है, बॉल इज इन योर कोर्ट। और ये क्या मतलब है? तो समझना, बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है कि अब गेंद आपके पाले में है। जिस तरीके से क्या कर सकते थे, फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर फॉर ऑल दोज जो किसी एग्जाम की तैयारी के अलावा इंग्लिश सीखने आए हैं, तो एक बात समझना, हम यहाँ पे क्या कर सकते थे? आपको पढ़ा सकते थे। अब इसको पढ़ना या ना पढ़ना ये आपके ऊपर है। ये किसके ऊपर है? ये आपके ऊपर है। तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपकी मर्जी है कि आप इसे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या भैया ऐसी हवा में उड़ा देते हो। तो ये है बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब आपकी बारी है, अब गेंद आपके पाले में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ आए। अगला ईडियम है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जी हाँ, सही सुना आपने, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। यार गलत ट्री पे भौंकना, गलत पेड़ पे भौंकना, तो इसका एक मतलब समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो क्या होता था, ये शिकारी लोग जो है ना, ये अपने साथ हंटर डॉग्स को ले जाते थे। वो क्या करते थे कुत्ते, ये बताने, ये हंटर की मदद करते थे ये बताने में कि किस पेड़ पर वो रैकून या जानवर चढ़ा है, और ताकि हंटर जो है उसको, जो भी वो शिकारी है उसको आसानी से क्या कर सके, उसको शूट कर सके, ठीक है। तो समझो ज़रा, यहाँ पे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब है कि जो जानवर है, जो रैकून है, वो दूसरे पेड़ पर है और जो कुत्ता है वो किसी अलग पेड़ पे भौंक रहा है। तो भैया जिस पेड़ पे नहीं है जानवर उस पे भौंक के क्या फ़ायदा? तो यानी कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब हुआ यहाँ से? ये मतलब हुआ कि किसी ऐसे इंसान पे इल्ज़ाम लगाना जिसने वो काम नहीं करा है। टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन, टू ब्लेम द रॉन्ग पर्सन इज कॉल्ड एज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये बहुत अच्छा इडियम है, ध्यान समझिएगा। कभी ऐसा हुआ कि भाई क्या हुआ, घर में घर वालों ने क्या बनाया, केक बनाया या कुछ भी खाने का आइटम बनाया, और आपका छोटा भाई बहन वो सारा खा गया और इल्ज़ाम किस पे आ गया? आप पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। घर वालों को मत बोल देना कि भैया यू आर बार्किंग, गलत, दिक्कत हो जाएगी। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का क्या मतलब हुआ कि किसी ऐसे इंसान पे इल्ज़ाम लगाना जिसने वो काम नहीं करा है। तो चलिए अगले ईडियम पे आते हैं। अगला ईडियम है हमारे पास बी ग्लैड, टू बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका? टू बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ, क्या मतलब है इसका? चलो मतलब समझाता हूँ। टू बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ का, तो इसका मतलब है, बैक ऑफ का मतलब ये नहीं हुआ कि ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ का ये मतलब है कि किसी की कमर देख के खुश हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है।
टू बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ का मतलब है किसी को जाता देख खुश होना। क्या मतलब है? किसी को जाता देख खुश होना। तो समझो कोई ऐसा है जो जा रहा है, जैसे एक मूवी आई थी अतिथि कब जाओगे, तो किसी को भी जाता देख अगर आप खुश हो रहे हैं, कोई ऐसा मेहमान घर आ गया जिसको आप नहीं चाहते आपके घर में हो, जो आप चाहते ही नहीं थे कि भैया आपके घर में रहे, और वो जिस दिन वो जा रहा है तो उस दिन जो मन में खुशी आएगी, आहा जो प्रसन्नता मिलेगी, वो क्या है? वो है बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ। ये बात समझ आई या नहीं? तो एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे इसके लिए बोलूँ, क्या सेंटेंस है? तो मैंने कहा आई वॉज ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ माई एक्स गर्लफ्रेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे बैक देखकर नहीं, इसका मतलब है उसे जाता देख खुश हुआ मैं। क्या मतलब है इसका? उसको जाता देख बहुत खुश हुआ। तो ये बात समझिएगा, ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ का मतलब किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी से जाते हुए अगर आप देख के खुश हो रहे हैं, या उस समय किसी इंसान को जाता देख आप खुश हो रहे हैं, तो वो क्या है? ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ। तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या इडियम करे हैं। तो पहला था क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का क्या मतलब है कि भैया तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कि कोई भी काम होने के बाद उस पर रोने धोने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगला था अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का क्या मतलब था कि भाई कोई सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल, कोई परिस्थिति जिसे संभालना बहुत मुश्किल है, वो क्या है? अ हॉट पोटैटो। ठीक है। अगला है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। किसी से पूछना कि वो क्या सोच रहा है, टू आस्क अ पर्सन व्हाट ही और शी हैज बीन थिंकिंग। अगला है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जले पर नमक छिड़कना। कोई इंसान पर मुश्किल परिस्थिति में है, तुमने जाके उस बात के मजे ले लिए, वो क्या है? एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। अगला क्या है? एन आर्म एंड अ लेग। कोई भी चीज़ जो बहुत महंगी है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, वो क्या कहलाएगी? एन आर्म एंड अ लेग। जितने भी इडियम बता रहा हूँ उनके साथ साथ सबके सेंटेंसेस भी लिखे आ रहे होंगे। ठीक है। तो यह सेंटेंसेस से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। अगले पर आते हैं। अगला है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि इंस्टेंटली विदाउट गिविंग अ थॉट, यानी बिना सोचे समझे एकदम से। अगला है हमारे पास बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि गेंद अब आपके पाले में है। ठीक है, यानी कि आपकी बारी है। अगला बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी किसी ऐसे इंसान को ब्लेम करना जिसने वो काम नहीं करा हो। टू अक्यूज द रॉन्ग पर्सन इज कॉल्ड एज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगला है बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ, यानी कि टू फील हैप्पी टू सी समवन लीविंग, किसी को जाता देख खुश होना इज बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ। अगले इडियम पे चलते हैं और अगला इडियम है हमारे पास बीट अराउंड द बुश। यार बीट अराउंड द बुश का क्या मतलब? वो झाड़ी के चारों तरफ मारना? नहीं नहीं, बीट अराउंड द बुश का मतलब है मुद्दे की बात ना करना। समझो क्या हुआ, आपके एग्जाम में किसी के बुरे नंबर आए, स्कूल में किसी के एग्जाम में बुरे नंबर आ रखे हैं। ठीक है, वो घर जाके रिजल्ट बताने के बदले क्या कर रहा है? सो द गाय इज सेइंग मम्मी किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आए इस बार पूरा, या फिर इस बार पूरा का पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो ये क्या हुआ? बीट अराउंड द बुश हुआ, गोल मोल बातें हुई, काम की बात करी ही नहीं गई। ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश का मतलब काम की बात ना करना, गोल मोल बातें करना इज बीट अराउंड द बुश। अगले पर आते हैं। अगला है बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। क्या इडियम है? बहुत अच्छा इडियम है, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। किसी भी दो एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन का बेस्ट मिलना। मतलब क्या हुआ? चलो एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। ठीक है, समझिएगा। मैंने कहा मोहन हैज अ ब्यूटिफुल वाइफ। मोहन हैज अ ब्यूटिफुल वाइफ एंड एन अमेजिंग गर्लफ्रेंड। ही हैज बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड, यानी कोई भी दो अलग अलग परिस्थितियों का सर्वश्रेष्ठ होना इज कॉल्ड एज बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स। ये बात समझ आई या नहीं? तो समझो मैंने क्या कहा कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसी जगह पर है जो कि एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, और कॉलेज से पढ़ने का उसे क्या मिल रहा है? स्टाइपेंड भी मिल रहा है। ही हैज बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड, दो अलग अलग परिस्थिति का बेस्ट रिजल्ट मिलना। क्लियर है ये बात? अगले पर आते हैं। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं ग्रेटेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। क्या? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड या फिर ग्रेटेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। दोनों का देखिए मतलब एक ही है। बेस्ट या ग्रेटेस्ट दोनों सुपरलेटिव है, दोनों का मतलब एक ही तौर पे आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं क्या है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का। तो ये समझना, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड का मतलब है किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, कोई भी काम जो हो रहा है उसमें अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ आउटपुट मिलना क्या कहलाएगा? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। क्या मतलब हुआ? समझो मैंने क्या कहा, एक अच्छा सा चलो एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, और मैंने कहा डेवलपिंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इंडिजेनसली वाज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड फॉर इंडिया। यार क्या मतलब हुआ इसका? तो समझते हैं।
मैंने कहा कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बनाना। क्या होती है ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी? बहुत ही ठंडे तापमान पे फ्यूल को धरती के बाहर लेकर जाना, रॉकेट प्रोपल्शन में या रॉकेट्स में लेकर जाना, बहुत ही ठंडे तापमान पे गैसेस को लेकर जाना, फ्यूल को लेकर जाना कहलाता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान ने खुद से ही डेवलप करी थी, क्योंकि हमें यूएस सैंक्शन की वजह से नहीं मिल पाई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का पॉइंट है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेस्ट थिंग से स्लाइस ब्रेड क्या हुआ कि कोई भी इवेंट जो चलते आ रहे हैं उसमें अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम, तो हमने खुद से जब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बना ली तो वो अब तक का हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ काम था। ये बात समझ आई या नहीं? तो कोई भी चीज़ जो अब तक के कामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसको कहा जाएगा बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, यानी जब से काम शुरू हुआ तब से अब तक का सबसे बढ़िया बात या सबसे बढ़िया काम। आई होप कि ये सबको क्लियर है। सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इडियम, एंड द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज बाइट ऑफ मोर देन वन कुड च्यू। क्या? बाइट ऑफ मोर देन वन कुड च्यू, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो किसी की क्षमता के बाहर है। ठीक है, तो समझो क्या करा किसी ने कंपनी ने XYZ कंपनी ने बोला कि हम एक कोई प्रोजेक्ट लिया जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम 1 महीने में 10 लाख यूनिट बना के दे देंगे, और उनकी कैपेसिटी सिर्फ 8 लाख यूनिट की थी या 5 लाख यूनिट की थी। तो वो 10 लाख यूनिट का काम बना ही नहीं पाए, 10 लाख यूनिट को सर्विस ही नहीं कर पाए। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट लेके क्या करा भैया, अपनी क्षमता के बाहर का काम करा, अपनी औकात के बाहर का काम करा। ये क्या कहलाता है? बाइट ऑफ मोर देन वन कुड च्यू। ये क्लियर है इडियम सबको? ये कुछ ऐसा हो गया कि समझिएगा, आपने क्या करा, एक बहुत बड़ा क्या करा, पान खा लिया। ठीक है, मीठा पान खाया आपने कहीं जाके, और वो पान जो है इतना बड़ा है कि आप तो ना उसे थूक पा रहे हो ना उसे आप चबा पा रहे हो। तो ये क्या हो गया? बाइटिंग ऑफ मोर देन वन कुड च्यू। ये क्लियर है सबको? तो चलिए नेक्स्ट ईडियम पे आते हैं, और नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या कहा मैंने? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब हुआ, तो ये बात समझिएगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है कोई काम जो इनिशियली बुरा लगे, इनिशियली लगे कि गलत है या लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे वो काम अच्छा साबित हो, ये कहलाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इनिशियली लगा कि भाई ये काम बुरा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में उसका जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा परिणाम हासिल हो, इसको हम कहते हैं क्या? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई होप कि ये सबको क्लियर होगा इडियम। तो यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से हम एक बात समझ लेते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इनिशियली बुरा लगता है, तो ब्लेसिंग का मतलब वो आशीर्वाद, डिस्गाइज का मतलब क्या हुआ? डिस्गाइज का मतलब बहरूपिये में, मतलब छुपे हुए में। तो इनिशियली तो नहीं लगा कि अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत अच्छा साबित हुआ। सो दैट विल बी कॉल्ड एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगले पर आते हैं, अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। यार बर्न द मिडनाइट ऑयल, सो दिस इज फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो वो सारे बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। क्या कि देखो, जो बच्चा दिन रात बैठ के पढ़ रहा है, पूरी रात भर बैठ के क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, तो ये बर्न द मिडनाइट ऑयल उन बच्चों के लिए है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब है? कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, खासकर पढ़ाई करना। तो पढ़ाई के लिए अगर आप इतनी मेहनत लगा रहे हैं, पढ़ाई के लिए अगर आप पूरा जोर लगा रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये बात समझ आई या नहीं? तो कठिन पढ़ाई करना, कठिन मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। सो अंडरस्टैंड, टू क्लियर एनी कंपेटिटिव एग्जाम, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम अगर क्लियर करना है, आपको सीजीएल निकालना है, अगर आपने एसएससी सीजीएल, तो एक बात याद रखना, यू नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। क्लियर है ये बात? और इस मेहनत में हम पूरा आपके साथ हैं। तो चलिए अगले पर आते हैं। अगला इडियम है डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्या है? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का क्या मतलब है? तो देखो, इससे एक आपको मैं दोहा सुनाता हूँ, आपको एकदम समझ आ जाएगा। क्या? तो एक कबीरदास जी का दोहा था। क्या दोहा है वो? कि भेष ना पूछो साधु का, पूछो कितना है ज्ञान, धार देखो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज की अपीयरेंस देखकर उसे जज ना करें। साधु चाहे कैसा दिखता हो, ठीक है, उसकी अपीयरेंस से उसका ज्ञान नहीं नापा जा सकता, और तलवार का जो कवर है उसको देखकर तलवार की धार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि लुक्स आर डिसेप्टिव। देखो, इसका एक और मैंने इडियम क्या बताया? लुक्स आर डिसेप्टिव, यानी कि जो दिखता है वो भ्रम है, धोखा है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का क्या मतलब हुआ? कि अपीयरेंस देखकर जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं आप जाके देखें कि एकदम बहुत आलीशान तरीके से सब कुछ सजा रखा है, लेकिन वहाँ पे
कोई भी आदर सम्मान से बात नहीं कर रहा, या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, किसी आप रेस्टोरेंट में गए हैं और रेस्टोरेंट बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन खाना उनका बहुत ही बेकार है। आपने देखा कि वो बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है, उस तरीके से आपने ये सोचा कि खाना भी अच्छा होगा, तो ये गलती हो गई। तो ये क्या है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगले पर आते हैं। अगला है कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। क्या है कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, यानी कोई भी दो अलग अलग परिस्थितियों के बीच में फंसना। क्या मतलब हुआ इसका कॉट बिटवीन टू स्टूल्स का? तो एक बात समझना, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, दो राहें हैं आपके पास आपको चुनने के लिए। आपने क्या करा, ग्रेजुएशन के बाद आपके मन में आया क्या करें, या तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या आप एमबीए के लिए जाएं। सो यू हैव टू ऑप्शन राइट ओवर हियर, इधर यू शुड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और यू शुड गो फॉर एन एमबीए। तो ये जो दो अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी हैं, ये जो दो राहें आपके सामने खड़ी है, और इसमें आप यहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं कि विच वन ऑफ दी टू शुड आई चूज। ये क्या है, ये आपके पास है कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, यानी कि दो बातों के बीच में फंस जाना, यहाँ पे सोच विचार में पड़ जाना कि क्या करना है आगे। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अगले पर आते हैं। अगला है हमारे पास क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट का क्या मतलब है, याद समझना एक बात, कि समझो आप बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हो, आप पिछले 6 महीने से 8 महीने से तैयारी करते हुए आ रहे हो, और अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है। अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं आपको बोलूँगा एक बात, क्या कि भाई अब तो एग्ज़ाम क्लियर करके ही छोड़ना, अब तो तभी मानना जब एग्ज़ाम क्लियर होगा। जब मुसीबत सामने आ जाए तो उसको फेस कर ही लो, पीछे हट के कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे जंगल से कोई इंसान ट्रैक करता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, और अब सामने एक पुल आ गया बहुत ही टूटा फूटा सा। अरे भाई, जहाँ उसने पूरा इतनी मेहनत करके जंगल पार कर ही लिया है और सामने अब पुल आ गया है, तो क्या भला है, अब वो पुल पार करना ही सही है। तो जब मुसीबत सामने आ जाए तो उसको फेस करना ही ठीक है। अब आपने इतनी तैयारी कर ली है, एग्ज़ाम सामने आ गया, लग रहा है डिफ़िकल्टी सामने आ गई, तो अब उसको क्लियर करके ही मानना, अब उसे डिफ़िकल्टी को फेस करके ही छोड़ना, उससे पहले उससे हटने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप ये सबको क्लियर है कि जितने भी इडियम हमने अब तक करे हैं। तो चलिए आज का लास्ट इडियम करते हैं, और वो है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसका तो बहुत ही सरल मतलब है कि आपका काम आपकी बातों से ज़्यादा बोलता है। आप अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो वो काम दिखेगा, और आपका काम अपने आप के लिए ही बोलेगा, आपको उनको बातों से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आई होप ये सबको क्लियर होगी बात, जितने भी ईडियम हमने करे हैं, ठीक है। एक बार लास्ट के ईडियम जो हमने करे मैं उनको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो पहला हमने करा था बीट अराउंड द बुश, यानी कि काम की बात ना करना, गोल मोल बातें करना। अगला था बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स, यानी कि टू गेट दी बेस्ट आउट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग परिस्थितियों का सर्वश्रेष्ठ मिलना। बेस्ट थिंग्स इन स्लाइस ब्रेड, कोई भी काम जो अब तक शुरू हुआ है या चलता आ रहा है उसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट या अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ आउटकम इज दी बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। अगला है बाइट ऑफ मोर देन यू कुड च्यू, टू डू समथिंग दैट इज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई ऐसा काम करना जो एक इंसान की क्षमता के बाहर है। अगला है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या था, कोई भी ऐसी चीज़ जो इनिशियली बुरी लगे लेकिन बाद में उसका आउटकम बहुत ही अच्छा हो। सो समथिंग दैट फील्स एब्सर्ड और फील्स बैड इनिशियली बट द आउटकम विद ड्यू इफेक्ट ऑफ टाइम इज रियली गुड। अगले पर आते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू डू हार्ड वर्क स्पेशली स्टडिंग, तो बहुत मेहनत करना, खासकर पढ़ाई करना इज कॉल्ड एज बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगले पर आते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्या मतलब है इसका, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब है कि किसी भी चीज़ की अपीयरेंस देखकर उसे जज ना करें। हो सकता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी हो और उसका जो आउटकम है वो कुछ और हो, ठीक है। अगले पर आते हैं कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, यानी कि जब दो सामने आपके अपॉर्चुनिटी खड़ी हैं, दो सामने आपके पॉइंट है और उन दोनों में से आपको एक चुनना है और आप यहाँ दुविधा में है कि किसे चूज करें, वो क्या है, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स। अगले पर आते हैं क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, जब मुसीबत सामने आ गई है तो उसे फेस ही कर लें। और लास्ट था एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब था कि आपका कार्य ही असल रिजल्ट बताता है, आपकी बातें नहीं। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। और ये जितने भी ईडियम आपने करे हैं आपको समझ आए होंगे। ध्यान रखिएगा इसके बाद एक शीट आएगी, ये 20 ईडियम वहाँ पे आ रखे होंगे, आप इनको सॉल्व जरूर करिएगा। तो वीडियो यहाँ पे पॉज करें और ये जितने भी ईडियम आए इनको पढ़िएगा ज़रूर और इनकी एक्सरसाइज ज़रूर करें। आई होप कि आज आपने यहाँ पे कुछ ज़रूर सीखा है। थैंक यू सो मच और अगले वीडियो में मिलते हैं।